मालवा निमाड़ में दिग्गजों की आमद से नई हलचल शुरू हो गई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ नेमावर पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने धार बड़वानी का दौरा किया। वे इंदौर भी जाएंगे। दूसरी तरफ सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी 4 दिनों के मालवा निमाड़ के दौरे पर है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी इंदौर दौरा प्रस्तावित है। यानी प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर थमते ही चुनावी लहर हिलोरे मारने लगी है। ऐसा क्यों, ये भी जान लीजिए। आने वाले दिनों में खंडवा लोकसभा सीट और जोबट विधानसभा उपचुनाव है। वैसे रेगांव और पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होने हैं, लेकिन जोरदार मुकाबला खंडवा का माना जा रहा है। कांग्रेस इस लड़ाई की तैयारी में जुट गई है। हम लोग 4 उपचुनाव हैं प्रदेश में, 3 विधानसभा के, 1 लोकसभा का। लोकसभा की बैठक तो मैं खुद लेके आया हूँ खंडवा की। हमारी सारी तीनों विधानसभाओं में हम अपना कार्यकर्ताओं का जाल फैला रहे हैं, उनके कार्यों को हम बंटवारा कर रहे हैं। इस मुकाबले में कांग्रेस खेमे से कद्दावर नेता अरुण यादव की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। उधर बीजेपी में दावेदारों की फहरिस्त लंबी है। पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस, पूर्व सांसद कृष्ण मुरारी मोघे, पूर्व पंचायत अध्यक्ष ज्ञानेश्वर पाटिल और महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के नाम शामिल हैं। लेकिन इस रेस में सबसे आगे पूर्व सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह माने जा रहे हैं। उनके समर्थकों ने प्रदेश मुख्यालय पहुंचकर उनकी दावेदारी भी जताई। हम सबका भी मत ये है कि नंद कुमार सिंह चौहान जी के सपनों को साकार करना है और उनके सपनों को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तत्पर है और हम सब मिलकर साथ में मिलकर काम करेंगे। तो ये बचा हुआ कार्यकाल जिस पर इसी पॉलिसी के तहत अधिकार बनता है हर्षवर्धन सिंह चौहान जी का, और उन्हीं को पार्टी ने टिकट देना चाहिए, ये हम ऐसी मांग भी करते हैं और लाखों वोटों से जीतकर आएंगे और लोगों की श्रद्धांजलि पूरे क्षेत्र की उन्हें रहेगी। एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव 2023 के आम चुनाव पर कितना असर डालेंगे, ये कहना मुश्किल है। लेकिन दमोह की हार के बाद बीजेपी अब पूरा दम लगाएगी। रही बात कांग्रेस के सेनापतियों से मुकाबले की, तो बीजेपी कमलनाथ की दिल्ली में बढ़ती सक्रियता और उनकी अगली भूमिका पर नजर बनाए हुए है। बीजेपी दिग्विजय सिंह की सक्रियता को खुद के लिए फायदेमंद और कांग्रेस के लिए नुकसानदायक मानती है। इस लिहाज से आने वाले चुनाव दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है मालवा निमाड़ में घमासान। तो फिर चुनावी घमासान की बातें, और लोकतंत्र का यही रोमांच भी है और यही दिलचस्पी भी है लोकतंत्र की कि हमेशा कुछ ना कुछ। और चुनाव निश्चित तौर पर 5 साला चुनाव सबसे महत्वपूर्ण हैं, जो किसकी सरकार बनेगी ये तय करते हैं। लेकिन इन 5 साला चुनावों के पहले नब्ज पर हाथ रख देने वाले कई उपचुनाव और कई नगरीय निकाय या पंचायत के चुनाव भी ऐसे चुनाव माने जाते हैं जिनसे हमें मिजाज पता चलता है कि 5 साल बाद या आम चुनाव जो होगा, विधानसभा चुनाव जो होगा, उसका ऊंट किस करवट बैठेगा। हालांकि जनता जनार्दन का मन ईश्वर तक पहुंचने की तरह बहुत कठिन है। जैसे ईश्वर तक पहुंचना, चाहे वो ज्ञान मार्ग हो, योग ध्यान मार्ग हो, चाहे भक्ति मार्ग हो, वहाँ तक पहुँचना बहुत आसान नहीं है। उसी तरह जनता के मन की थाह लेना भी बहुत आसान नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरह से चुनावी सरगर्मियाँ शुरू हो गई हैं और दोनों ही पार्टियों के सीनियर लीडर्स रायशुमारी करने के साथ साथ संबंधित विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में जाकर, 3 विधानसभा है, 1 लोकसभा है, वहाँ जाकर मौके पर पहुंचकर मिजाज भांपने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये बता रहा है कि रण जो है वो दिलचस्प होगा और दोनों ही पार्टियां न किसी गलतफहमी में हैं और न ही कोई कोताही बरतने के मूड में नज़र आ रही हैं। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं हर्षवर्धन प्रकाश, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत करता हूं। उमेश शर्मा जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, चिंतक, विचारक, बहुत उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और हमारे साथ हैं जेपी धनोपिया साहब, कांग्रेस के सीनियर लीडर और वरिष्ठ नेता और पिछड़ा वर्ग आयोग से मुखिया के नाते दायित्व तो वो संभाल ही रहे हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। आज बड़ी गंभीर मुद्रा है धनोपिया जी की। अब दिन भर की व्यस्तता के बाद शाम को हम लोग भी पकड़ लेते हैं, रोज़ी रोटी से जुड़े जो मसले हैं वो चलते ही रहते हैं, और कोर्ट से लौटने के बाद चैनल वाले पकड़ लेते हैं कि बैठिए साहब बैठिए, चलिए साहब ठीक है। कुछ लोग हालांकि कहते हैं कि टॉर्चर भी है ये, लेकिन ठीक है, सर माथे। सबसे पहले हर्षवर्धन जी आपकी तरफ ही मैं आता हूँ। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 3 विधानसभा उपचुनाव और 1 लोकसभा चुनाव के लिए
दोनों ही पार्टियों के सीनियर लीडर और ख़ासतौर से दिग्विजय सिंह जी की सक्रियता, मैं कांग्रेस की तरफ से उस पर आपकी तवज्जो ज़रूर चाहूँगा। किस तरह आप देखते हैं 3 विधानसभा और 1 लोकसभा उपचुनाव को, और दोनों ही पार्टियों की जो तैयारियां हैं वो भी अब धीरे धीरे मैदान पर आने लगी हैं? जी जी। मैं मानता हूँ शरद जी कि दिग्विजय सिंह जो हैं वो मध्य प्रदेश के बहुत थोड़े कांग्रेस नेताओं में उनको शुमार करूंगा कि जिनका ज़मीनी नेटवर्क बहुत तगड़ा है। वो चाहे नर्मदा परिक्रमा की आप बात कर लीजिए या फिर वैसे भी लोगों के शोक में या फिर खुशी में शामिल होने की उनकी जो आदत है उसको शामिल कर लीजिए, तो लगातार संपर्क में रहते हैं। और जैसे ही कोविड-19 की दूसरी लहर का प्रकोप थमा, वे दोबारा सक्रिय हो गए। दूसरी ओर ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि एक नए ग्रह के रूप में उदित हुए हैं भाजपा में, और दोनों ही नेता मालवा निमाड़ में इन दिनों पाए जा रहे हैं। शरद जी, मालवा निमाड़ जो है उसने पिछले चुनाव में कांग्रेस को सत्ता दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये वो इलाका है जहां संघ की जड़ें भी बहुत गहरी हैं, तो कहीं न कहीं समीकरणों को नापने तोलने का काम भी जारी है। बड़े तादाद में यहाँ आदिवासी आबादी भी रहती है, नेमावर का घटनाक्रम भी हो गया है, तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें जो है आगामी उपचुनाव में मुद्दा बनेंगी। निश्चित तौर पर ये मुद्दा बनेंगी, और मुद्दा इसलिए भी बनेंगी क्योंकि कांग्रेस चाहेगी कि वो रिटेन करके चले अपने प्रभाव क्षेत्र को, और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी कि वो इस सूरत हाल को बदलने की कोशिश करे। धनुप्रिया जी, एक टिप्पणी आपकी, किस तरह आप देखते हैं? और दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश की राजनीति के सबसे माहिर प्लेयर, अगर ज़मीनी राजनीति की समझ की बात करें, वो भी मैदान में उतर चुके हैं। जी जी, देखिए, बिल्कुल आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय को आज प्रारंभ किया है। चुनाव तो निश्चित रूप से होना ही है, लोकतंत्र की परंपराएं हैं। जब वैकेंसी हो गई है, दुर्भाग्यपूर्ण तीनों ही व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, तो चुनाव तो होंगे। लेकिन मैं समझता हूँ चुनावी घोषणा के बाद जब शुरुआत होती है तब चुनाव की बात मानी जाती है कि चुनावी उद्देश्य शुरू हुए हैं। हमारे आदरणीय नेता, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हों, कमलनाथ जी हों या दूसरे और नेता हों, निश्चित रूप से उनके दौरे किसी कारणवश, किसी मजबूरी के बाद वहां पर चल रहे हैं। बड़वानी में भी घटनाक्रम हुआ है, कांग्रेस के लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार हुआ, प्रशासन ने क्या घटनाक्रम हुआ वो आपके सामने है। कमलनाथ जी नेमावर गए, वहां पर 5 आदिवासी व्यक्ति, एक ही परिवार के व्यक्तियों की हत्या कर दी गई, और किस तरह का घटनाक्रम सामने है। तो इन सारी चीजों में भी निश्चित रूप से विपक्ष की जो भूमिका होती है उसके नाते उन्होंने वहां पर काम करने के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। और आज निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि इसको चुनाव से जोड़कर आप चर्चा कर सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन चुनाव के उद्देश्य से ये दौरे नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि चुनाव की शायद मुझे तो पता नहीं, कहते हुए भी लग रहा है कि चुनाव भी समय होंगे नहीं होंगे, भगवान ही मानेगा। क्योंकि चुनाव तो कोविड की बीमारी का जो उद्देश्य, उसमें लोकसभा विधानसभा तक स्थिति कर दी जाती है। और अभी चुनाव आयोग जो घोषणा करेगा कि चुनाव के लिए जगह हो गई है, वैकेंसी हो गई है, इलेक्शन होना है, तो चुनाव की शुरुआत भी हो जाएगी। लेकिन दिग्विजय सिंह जी की सक्रियता कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मार्ग बूस्ट करने के लिए है। आदरणीय कमलनाथ जी का जो नेमावर का दौरा हुआ है, वो वहां के आदिवासी परिवारों के साथ जो घटना हुई है उसमें ढांढस बंधाने के लिए, शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी के अत्याचारों से जो दुखी लोग हैं उनके साथ हिम्मत देने के लिए आज हुआ है। तो निश्चित रूप से एक अपने आप में महत्वपूर्ण विषय है। और चुनाव की बात अगर होगी तो चुनाव भी आगे चलेगा ही। आपने एक बात बड़ी मार्के की कही कि कार्यकर्ताओं का मोरल बूस्ट करने के लिए है। बिल्कुल सही आपने कहा धनोपिया साहब। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल उठाने की ज़रूरत है, और दिग्विजय सिंह जी एक ऐसे नेता हैं जो नाम से संबोधित करते हैं। प्रदेश के किसी भी अंचल में वो चले जाएं, चाहे वो बघेलखंड हो, चाहे मालवा निमाड़ हो, चाहे बुंदेलखंड हो, हर रीजन में वो नाम लेकर कार्यकर्ताओं को बुलाते हैं। और ये एक नेता की सबसे बड़ी थाती और पूंजी है कि वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ इतना रच बस जाता है कि उनको नाम से जानने लगता है, और पूछता भी है कि क्या ऐसी यही था छोटा, उस वक्त तो स्कूल में था, आप कहाँ चला गया। ये सबसे बड़ी चीज़ है। उमेश जी ज़रूर इस पर मुस्कुराएंगे, क्योंकि उनकी पार्टी में तो घर में ठहर कर भोजन करके 2-2 दिन रहने की परंपराएं हैं। लेकिन अब परंपराएं जो हैं टूटती भी हैं, कई बार वो परंपराएं सिर्फ परंपराएं रह जाती हैं, तो फिर वो ना प्रभावी हो जाती हैं बल्कि और पीड़ा का कारण बन जाती हैं। बहरहाल बीजेपी में अभी भी ऐसे नेताओं की कमी नहीं है जो इन परंपराओं को पूरे सजीव तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। आप किस तरह देखते हैं बीजेपी की भी तैयारी को, कांग्रेस की भी तैयारी को? क्योंकि मालवा के एक दिग्गज नेता जो राष्ट्रीय राजनीति में बीते कुछ वर्षों से सक्रिय हैं, कैलाश जी, उनका भी नाम है खंडवा से। अगर वो चाहेंगे और केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का
आगे बढ़ेगा तो खंडवा का रण बहुत दिलचस्प भी हो सकता है। जी उमेश जी। जी शरद जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि खंडवा लोकसभा से कौन चुनाव लड़ेगा, या हमारे इंदौर संभाग की जोबट विधानसभा से कौन लड़ेगा, या सतना के रेगांव से या सागर के पृथ्वीपुर से कौन विधानसभा के उपचुनाव में उम्मीदवार हो सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी प्रदेश चुनाव कमेटी है वो अनुशंसित करेगी और उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड इस पर निर्णय करके इस पर अंतिम मोहर लगाएगा कि भारतीय जनता पार्टी उस चुनाव में किन चेहरों को मैदान में उतारेगी। पर मैं जेपी धनोपिया साहब की इस बात से सहमत हूं कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं के जो दौरे हैं वो उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के दौरे हैं और नेमावर में इस दौरे की विशेष करके आवश्यकता थी। आखिर कांग्रेस का इतना 15-20 साल पुराना परिवार है और वो इस प्रकार के दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से क्रूरतम हत्याकांड में उसका नाम आ जाए तो उस परिवार को हताशा नहीं होना चाहिए, उस परिवार का मनोबल नहीं गिरना चाहिए। भले ही वो उस दुर्दांत हत्याकांड का नामजद आरोपी है, गिरफ्तार हो गया हो, पर उसके परिवार को ये नहीं लगना चाहिए कि हमारे साथ ये एक आकस्मिक विपदा जो हमने आमंत्रित करी है, इस आकस्मिक विपदा में हमारे साथ संगठन खड़ा नहीं रहा। वो संगठन जिसमें हमारे पिताजी, हमारे दादाजी 15-20 सालों से काम कर रहे थे, तो भले ही हत्याकांड में अपना कार्यकर्ता लिप्त हो जाए पर उसका मनोबल गिरना नहीं चाहिए। और इस मनोबल की वृद्धि के लिए अगर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता वहां जाते तो मुझे लगता है कि ये कोई हैरत में डालने वाली बात नहीं है। एक तो ये बात, और मैं समारोह करता हूँ शरद जी कि एक बड़ा अच्छा सूत्रवाक्य होता है कि जो सेना है जो शांति काल में पसीना बहाती है उसको युद्ध काल में खून कम बहाना पड़ता है। तो मुझे लग रहा है कि हम लोग सभी, चाहे कांग्रेस पार्टी के मित्रों या हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं और जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं उनको पल प्रतिपल, क्षण प्रतिक्षण जनता से जुड़ाव रखना चाहिए। और सारे ही राजनीतिक दल के नेता ये प्रयास करते हैं कि वो निरंतर सक्रियता बनाए रखें। और भारतीय जनता पार्टी की तो अपनी कार्य पद्धति है कि चरेवती के भाव से हम लोग निरंतर काम करते हैं और प्रवास जो है और संवाद है, संपर्क है, ये तो हमारे संगठन की आत्मा है। तो हमारे नेताओं के तो इस प्रकार के निरंतर प्रवास होते रहे हैं, संपर्क होते रहे हैं और संवाद होते रहे, तो हम लोग इसको उसी भाव से देखते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ हैं उनकी दैनंदिनी में शामिल होता है कि वो निरंतर प्रवास करे और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं से उनका जीवंत संपर्क रहे, क्योंकि जो बूथ स्तर का कार्यकर्ता होता है वही एक माध्यम, वही एक सेतु होता है ऊपर के शीर्ष संगठन और जनता लेकिन के यहाँ एक चीज मुझे लगता है, जो सियासत का हिस्सा कितना बने ये मैं आप लोगों पर भी छोड़ता हूँ और देखने वालों पर भी छोड़ता हूँ कि राजनीति और अपराध के गठजोड़ के आरोप नए नहीं हैं, लेकिन आज का दौर जहां सेल्फी लेना और सेल्फी लेकर अपने सोशल मीडिया साइट्स पे डाल देना, मुझे लगता है कि बहुत गंभीरता से इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि अगर कोई अपराधी या आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति राजनीति में है तो क्या वो कार्यकर्ता है संबंधित पार्टी का या किसी पद पर है, इसकी गहरी पड़ताल होनी चाहिए और पार्टियों को खुद रिट्रोस्पेक्शन में जाना चाहिए। क्योंकि आज धनोपिया जी के साथ कोई सेल्फी खिंचा ले, उमेश जी के साथ खिंचा ले, हमारे साथ भी खड़ा हो जाए कि साहब आपको भी टीवी पर बकबक करते हुए देखते हैं, और फिर वो सेल्फी खिंचाने के बाद पता चले कि ये तो इसके तार तो जो है वो अंडरवर्ल्ड से जुड़े हैं, तो भारी मुसीबत है सर। तो इसलिए थोड़ा सा जी मैं सेल्फी के आधार पे विश्लेषण नहीं कर रहा हूँ जी, मैं तो पृष्ठभूमि के आधार पर नगर पालिका के अध्यक्ष रहे, नगर के अध्यक्ष रहे हैं और संगठन के बहुत सारे जो कांग्रेस पार्टी के संगठन के शीर्ष पद होते हैं स्थानीय स्तर पर, चाहे नगर अध्यक्ष का दायित्व हो या नगर पालिका का अध्यक्ष का दायित्व हो, ऐसे दायित्वों का निर्वहन कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर रह के कराए, कांग्रेस के संगठन में रह के ऐसे दायित्वों का निर्वहन कराए। तो मेरा विश्लेषण उस आधार पे, शुरुआत हमने नहीं करी थी, शुरुआत कमलनाथ जी की जो मीडिया मैनेजमेंट की टोली है, जो समन्वयक है, उन्होंने शुरू दिन फोटो जारी करे थे सेल्फी वाले। धनोपिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं, चलिए सुन लेते हैं। जी स्वागत है धनोपिया जी। जी धनोपिया जी, माने चलते हैं किसी व्यक्ति के बारे में बोलते हैं कि सेल्फी का सवाल नहीं है, होर्डिंग पर, पोस्टर पर एक्टिविटीज पॉलिटिकल जो दिखती हैं उसी पार्टी से माना जाता है। सर ये विषय भी नहीं है हमारा आज का, मुझे लगता है हम मूल विषय पर आ जाते हैं फिर, क्योंकि राजनीति में अपराध का गठजोड़ ये हमारा विषय नहीं है। धनोपिया जी जी कांग्रेस कार्यक्रम में एक फोटो दिखा दे, फिर तो सिंधिया जी कांग्रेसी हो गए, भाजपा में नहीं हुए, कल कांग्रेस में थे तो आज भाजपा में है, भाजपा के हो गए। तो मेरा कहना जो व्यक्ति जहां पर है वहां की बात करिए, एक होर्डिंग पोस्टर दिखाइए
या वो कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ है, कांग्रेस में हो। भारतीय जनता पार्टी ने 43 दिन तक संरक्षण दिया है एक अपराधी को। क्या कांग्रेस के व्यक्ति अगर होता तो भाजपा के लोग उसे संरक्षण देते? 43 दिन, सोच सकते हैं आप? इसलिए मैं कहता हूँ उमेश जी, इस विषय को अलग से चर्चा करेंगे। आप दिखाइए आपका क्या क्या है, मैंने दिखाया, होर्डिंग दिखाए, पोस्टर दिखाए। चलिए इस पर अलग से बात कर लेंगे, इस पर कभी अलग से बात कर लेंगे। मैं फिर हर्षवर्धन जी की तरफ आता हूँ मूल विषय को लेकर। हर्षवर्धन जी, फिर हम चुनाव की तरफ लौटते हैं। दमोह में बहुत पसीना बहाया बीजेपी ने भी, लेकिन जनता जनार्दन ने जो भी फैसला सुनाया वो बीजेपी को भी सर माथे है और कांग्रेस को भी सर माथे है, क्योंकि यही लोकतंत्र की रीत है। और इसी रीत की वजह से हम लोकतंत्र से अपनी प्रीत भी, अपना स्नेह भी बनाकर रखे हुए हैं कि जनता ही शिरोमणि है। कौन सा ऐसा दिग्गज नेता है इस देश में, राजनीति का चेहरा, जिसको असफलता का सामना भी ना करना पड़ा हो, जो ये बताता है कि जनता ही है जो अल्टीमेटली ये तय करती है कि वो किसे पसंद करती है। आप किस तरह देखते हैं? दमोह अब पीछे छूट चुका है, गुजरी हुई बात हो चुका है, लेकिन कांग्रेस के मनोबल को बढ़ाने वाला वो नतीजा रहा है। बीजेपी के लिए कोई बहुत नीचे जाने वाला, रसातल में जाने वाला नतीजा भी नहीं है, लेकिन दोनों ही पार्टियों के सबक हैं। कांग्रेस के लिए बेहतर सबक है दमोह, तो बीजेपी के लिए अपने को बेहतर करने के लिए और बेहतर करने के लिए बेहतर सबक है। किस तरह आप देखते हैं कि दमोह की पृष्ठभूमि में ये उपचुनाव 4 सीटों के, क्या लगता है आपको? जी जी। दमोह का चुनाव परिणाम भाजपा के लिए कुछ यूं सबक है कि जो महादल बदल हुआ सिंधिया की अगुवाई में, जिससे कमलनाथ सरकार जाती रही, उसके बाद भाजपा को चुनावी रण में उतरने से पहले उन समीकरणों को भी तौलना होगा जो कि इससे उत्पन्न हुए हैं। आज हम देखते हैं कि भाजपा में बड़ी तादाद में सिंधिया समर्थक शामिल हुए हैं, उनको कुछ पद दिए गए हैं, कुछ लोगों को पद नहीं दिए गए हैं। इस बीच भाजपा के अपने कार्यकर्ताओं की भी लालसाएं स्वाभाविक हैं। तो संतुलन का जो मंत्र है वो भाजपा के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। वहीं कांग्रेस के लिए ज़रूरी है कि वो भाजपा की नाकामियों को, सरकार की नाकामियों को जनता के सामने रखे। लेकिन हम ये देख रहे हैं शरद जी की उतनी मुखरता के साथ कांग्रेस भी मैदान में दिखाई नहीं दे रही। अभी हालांकि नेमावर की बात करें तो कमलनाथ गए, दिग्विजय सिंह भी उतर चुके हैं मैदान में, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस को निर्णायक कुछ करना है मध्य प्रदेश में तो उसको और आक्रामक होना होगा और मुखर होना होगा। आक्रामक और मुखर, धनोपिया जी, ये 2 मंत्र हैं कांग्रेस के लिए कि आपको आक्रामक भी होना होगा, मुखर भी होना होगा। मुखर होने से आशय है कि जनता से जुड़े जो मसले हैं उनको लेकर अपनी आवाज़ और ताकत से उठानी होगी। और बीजेपी सरकार को अगर आप चाहते हैं कि उसकी घेराबंदी की जाए तो ऐसे विषय भी चुनने होंगे जो आप बेहतर समझते हैं, यानी कांग्रेस बेहतर समझती है, जो जनता के मन भाएं, यानी वही मुद्दा, वही लोकतंत्र में जो जनता के मन भाए। तो कितना आपको लगता है आक्रामकता, मुखरता और ऐसे मुद्दे जो जनता के मन भाएं? जी देखिए शरद जी, मैं तो निष्पक्ष पत्रकारिता का हमेशा सम्मान करता हूँ और हर्षवर्धन जी जितनी निष्पक्ष ढंग से बात कही है मैं उसको स्वीकार करता हूँ। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि जब चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ने के लिए आदरणीय कमलनाथ जी हमेशा कहते हैं कि हमारा मुकाबला संगठन से नहीं, भारतीय जनता पार्टी से है। और भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता, भारतीय जनता पार्टी के आचार विचारों से लड़ाई लड़ने के लिए निश्चित से एक ताकत तो चाहिए, संघर्ष की स्थिति है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन आज जो हालात है मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद इतने बुरे हालात हो चुके हैं। कोरोना की महामारी में आपने देख लिया है, लाखों की संख्या में लोग काल कल्पित हुए हैं और इन्होंने सैकड़ों की संख्या में बताए हैं। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, इंजेक्शन नहीं मिले, अस्पताल नहीं मिले, मुआवजे की घोषणा के बाद मुआवजा नहीं मिला, क्या क्या परिस्थितियां बनी हुई है। निश्चित मुद्दे बहुत ज्यादा है। महंगाई कहां पहुंच रही है, पेट्रोल 107 108 रुपए हो गया, डीजल 100 रुपए हो गया, गैस सिलेंडर 8 साढ़े 800 रुपए हो गया। निश्चित बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन कार्य कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि कोरोना में अभी कोविड की जो नियमावली है, उसकी जो आचार संहिता है, उसके पालन करने के कारण उस तरह का आंदोलन नहीं दिखता। लेकिन रोज आंदोलन होते हैं। आज ही भोपाल में आंदोलन हुआ है, शमशाबाद में आंदोलन हुआ है, हर जगह आप देखिए करते हैं। लेकिन निश्चित रूप से उस आंदोलन आप लोग इतने ज्यादा इसलिए प्रभाव नहीं देख पाते क्योंकि वो संख्या उतनी ज्यादा नहीं हो पाती है। कोविड के नियमों का पालन करने के कारण परिस्थिति बनी हुई है। बाकी कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित है, जोश में है और निश्चित भारतीय जनता पार्टी की इतनी कमियां और इतनी खामियां और इतनी अनियमितताएं हैं कि निश्चित से अगर उन पर हम अटैक करेंगे, बात करेंगे, जनता भी इस बात को समझ लेगी आज भारतीय जनता पार्टी कहीं भी नहीं, किनारे पे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में अभी आप देखिए, बात कहना नहीं चाहिए, चुनाव जो पहले इन्होंने कहा था कि हम महापौर का चुनाव कराएंगे, डायरेक्ट कराएंगे, कांग्रेस के साथ दुनिया भर का इन्होंने किया। अल्टीमेटली क्या किया,
इन्होंने पत्नी के रास्ता निकाल लिया और अब चुनाव कह दिया थे पार्षद से चुनेंगे, हम तो वहां पर सीधे चुनाव नहीं कराएंगे। तो आप इससे समझ लेकिन धनोपिया जी, मुखर होने के लिए अरुण यादव जी का भी जवाब आना चाहिए, सवाल सरकार के सामने आना चाहिए, और अजय सिंह जी का भी आना चाहिए जवाब और सवाल। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मुखरता और आक्रामकता जी आदरणीय अरुण यादव जी अपने खंडवा निवाड़ मार्गों में सक्रिय है, सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ सबको राजनीति में रहने वाले व्यक्ति को निरंतर प्रक्रिया में चलना होता है, वो हमारे सारे वरिष्ठ नेता सब चल रहे हैं, चाहे भूरिया जी हो, पचौरी जी हो, अरुण यादव जी हो, सारे लोगों को देखिएगा आप, कहीं भी घर नहीं बैठा है। लेकिन निश्चित से मैंने आपसे कहा ना, कोविड की नियमावली जो है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो कलेक्टर आदेश निकाल देते हैं, उनका पालन भी हमको करना पड़ता है, वरना ये लोग तो पीछे घरे बैठ जाते हैं और पुलिस से डंडे खिला के लोगों के हाथ पर तुड़वा देते हैं। तो हालात आपके सामने। उमेश जी बड़ी सरलता से कह गए धनोपिया जी कि डंडे हमें पड़वा देते हैं। जी जी नहीं सर, मैं और मेरी सरकार इस बात का पूरा ध्यान रखेगी कि जो जेपी धनोपिया जी जो है हमारे आदरणीय नेता है, उनको राई बराबर का भी कहीं डंडा नहीं पड़ना चाहिए और फ्रैक्चर भी नहीं होना चाहिए। हम तो लोकतंत्र में स्वच्छ और सुचितापूर्ण राजनीति के पक्षधर और विश्वास करने वाले लोग हैं। हाँ, धनोपिया जी को ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कल भी प्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर का चुनाव चाहती थी, आज भी भारतीय जनता पार्टी प्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर का चुनाव चाहती है और वे निश्चिंत रहे, प्रत्यक्ष प्रणाली से ही महापौर का चुनाव होगा। इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी को कोई भी संशय नहीं है। आप केवल एक मीडिया ट्रायल के आधार पर या मीडिया माध्यमों की खबरों को आधार बना के उसको भारतीय जनता पार्टी का निर्णय मत मानिए। हम तो उस रीति से चुनाव कराने में विश्वास रखते हैं जिससे जनता का सीधा जुड़ाव हो, और हमें लगता है कि प्रथम नागरिक जो होता है या सभापति जो होता है या नगरपालिका नगर पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं, उसमें जनता की सीधी भागीदारी होना चाहिए, उनका मतदान होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात पर अड़ी है और इसी प्रणाली से चुनाव करवाए जाएंगे, ये मैं माननीय धनोपिया जी को आश्वस्ति देना चाहता हूं। और जो आज का हमारा मूल विषय है, मैंने शरद जी पहले भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक नेता इस प्रकार के प्रवास करता है। आपने एक और बहुत अच्छा उल्लेखित करा था कि हमारे यहाँ तो कार्यकर्ता के यहाँ रात्रि विश्राम तक की परंपराएं हैं। हमारे जो वरिष्ठ नेता जाते, जैसे अभी ज्योतिरादित्य जी का प्रवास चल रहा है, उनके जो प्रवास के कार्यक्रम मैंने देखे, उन प्रवास के कार्यक्रमों में रात्रि विश्राम भी है। अभी प्रभारी मंत्री के नाते मालवा में एक और बहुत महत्वपूर्ण नेता आने वाले हैं, हमारे नरोत्तम मिश्रा जी। वे इंदौर के प्रभारी मंत्री भी है, ये मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है। तो उनका भी 6 और 7 जुलाई का संभवतः इंदौर आगमन का कार्यक्रम है। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो अपने वरिष्ठ नेताओं के माध्यम से जनता की आवाज को संगठन के शीर्ष तक पहुंचाता है और सरकार तक पहुंचाता है। और जहां तक हमारे नायक और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान का प्रश्न है, तो मुझे लगता है कि मालवा और निमाड़ में तो उनके दौरे अधिकतम संख्या में होते हैं। यहाँ पर हमको स्वाभाविक रूप से स्नेह प्राप्त होता है। वे विंध्य में भी जाते हैं, महाकौशल भी जाते हैं, ग्वालियर चंबल भी जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो अहर्निश प्रवास में विश्वास करता है, क्योंकि उनको लगता है कि प्रवास ही हमारी जो है वो मेरुदंड को मजबूत रख सकता है। डंडे की बात आपने की, और इंदौर में और मालवा की राजनीति को जो समझते हैं वो जानते हैं कि उमेश जी का डंडों से बड़ा गहरा संबंध रहा है। और आंदोलन के दौरान नाना प्रकार के जो डंडे होते हैं पुलिस के, उनसे बहुत उनके शरद जी मुझे टांगा टोली कर करके दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री होते थे, रजत शर्मा जी तो आपकी अदालत में मेरा नाम उल्लेख करके उनसे प्रश्न करा था। अब मुझे तो इतनी निर्ममता के साथ फेंका जाता था पुलिस की जीप में, दुबला पतला व्यक्ति हूँ, दोनों हाथ पैर उठा के पुलिस वाले फेंक देते थे। मुझे नहीं लगता कि मेरी आयु वर्ग के इस मालवा निमाड़ संभाग में किसी कार्यकर्ता पे इतने मुकदमे लगे होंगे, 33 मुकदमे, 50 जेल यात्रा। तो दिग्विजय सिंह जी का मुझ पर ये अतिशय स्नेह है। मुझे लगता है कि मैं उनके पुत्र के समान हूँ। तो जो उनने मुझे कृपा पाते दिया है ये उनकी कृपा है। और बाहुबल के आधार पर, डंडों के आधार पर राजनीति करना और सरकार चलाना तो इनका हुनर है। जी, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर आज परसाई जी या शरद जोशी जी होते तो डंडे पर कितना बढ़िया एक व्यंग हमको मिलता कि डंडा जो है वो दल निरपेक्ष होता है, आंदोलन निरपेक्ष होता है, और डंडा जो है वो सत्तान्मुखी होता है। वो सिर्फ सत्ता की ही भाषा को समझता है और उस व्यक्ति पर बरस पड़ता है जिसकी तरफ सत्ता की वक्त दृष्टि होती है। पता नहीं
ऐसा कुछ लिखते, ये तो मेरे जैसा अल्पज्ञानी कुछ बक रहा है। अगर वो होते तो कुछ अद्भुत ही लिखते, और बहुत ज़रूरी है कि उसमें उमेश जी की पीड़ा भी झलक जाती, धनोपिया जी का दर्द भी समाहित हो जाता, और हम सबको लगता कि ये हम सब की बात है, और जहाँ जिसको चुभना होता था वहाँ चुभ भी जाता, और जिसको चुभता वो तिलमिला जाता, लेकिन कह कुछ नहीं पाता। यही व्यंग का सबसे बड़ा परिक्षेत्र है, यही व्यंग की सबसे बड़ी ताकत है। खैर, अब न रहे वो पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला। हर्षवर्धन जी, अब आपकी कंक्लूडिंग टिप्पणी। जी जी। मेरा ऐसा मानना है कि डंडे का आपने जिक्र किया, तो जिसकी सत्ता उसका डंडा, एक कहावत ये भी नहीं बना सकते हैं हम। जी। बहरहाल बात वहीं से ख़त्म करते हैं जहां से शुरू हुई थी कि दिग्विजय सिंह और सिंधिया की सक्रियता मालवा निमाड़ में कहीं गुल खिलाएगी, और अब जबकि महादल बदल के बाद सिंधिया और दिग्विजय, और जो कि औपचारिक रूप से प्रतिद्वंदी बन गए हैं, उनकी क्या टक्कर रहती है और क्या परिणाम आता है, ये देखने वाली बात होगी। मुझे लगता है आपने एक सूत्र दिया है जिसको मैं आप तीनों के सामने, और विश्लेषण करता जो हमारे साथी रहे हैं हर्षवर्धन जी, उनके वाक्य को आप लोगों के सामने भी, यानी जो देख रहे हैं व्यूवर्स, कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया इन 4 उपचुनाव में बीजेपी के शिवराज जी के साथ एक और उन्हीं के साथ खड़े सितारा प्रचारक के तौर पर भी देखेंगे, और क्या हमें ये 4 उपचुनाव ये भी बताएंगे कि 2023 की रण में बीजेपी के लिए ये 2 सितारा राजनेता जो हैं वो जमकर वोट बटोरू एक पॉलिटिक्स के तौर पर सामने आएंगे, और कुछ उसी से सीखते हुए तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि पहले 2018 में ये जोड़ी सीनियर नेताओं की कांग्रेस के लिए काम कर चुकी है, लेकिन दमोह में नज़र नहीं आए दिग्विजय सिंह, बीते कुछ महीनों में नज़र नहीं आए दिग्विजय सिंह, लेकिन दमोह के अच्छे नतीजे के बाद कांग्रेस ने भी ये समझा है कि कमलनाथ जी शायद संपूर्ण नहीं है बिना दिग्विजय सिंह जी के, तो ये जोड़ी भी हमको फिर मैदान में नज़र आएगी। तो दिलचस्प तो बड़ी ज़बरदस्त होगी, टक्कर बड़ी दिलचस्प होगी। बहुत शुक्रिया उमेश जी, बहुत धन्यवाद धनोपिया जी, बहुत धन्यवाद हर्षवर्धन जी, नमस्कार।